जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर देश के पूर्व सैनिकों द्वारा धरना और प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन उनकी पेंशन में विसंगतियों को लेकर है। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने अब एक 16 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया है। 3 अप्रैल 2023 की जो पिक्चर के ट्रेलर को देखते हुए 30 अप्रैल 2023 को अब जो असली पिक्चर रिलीज होने जा रही है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि जो मांग पत्र देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को दिया जाएगा, इसमें ऐसे कौन से 16 तीर शामिल किए गए हैं जिनके निशाने पर देश के सैन्य अधिकारी होंगे। सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने हमेशा ही जवानों और जैसियों को पैरों तले रोनते हुए उनके अधिकारों को अपनी झोली में डालते गए। अब एक मांग पत्र जिसमें हर एक वो मांग रखी गई है जो कि जवानों और जैसियों का शोषण करती है और इस मांग को सरकार को मानना बहुत ही जरूरी है। मांग पत्र आपके सामने है। मैं इस मांग पत्र में लिखे हुए हर एक बिंदु को आपको समझाऊंगा। ये मांग पत्र देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री महोदय को भेजा जाएगा। युद्ध विधवाओं, दिव्यांग पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिकों से संबंधित मांगों का ज्ञापन। मान्यवर जी, राष्ट्र रक्षा को समर्पित पूर्व सैनिक वर्ग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु हम लंबे समय से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। समय समय पर मांग पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और इसी क्रम में दिनांक 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों द्वारा अनिश्चितकालीन धरने द्वारा आपके ध्यानाकर्षण के अनुशासित प्रयास जारी है। पिछले 70 दिनों से धरने में पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर और राजस्थान के हजारों पूर्व सैनिक और वीर नारियां उपस्थित होकर अपना आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। 3 अप्रैल 2023 को देश के सभी जिलाध्यक्षों के माध्यम से आपको ज्ञापन भी भिजवाए गए हैं, परंतु ये अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर हमारी मांगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे लाखों पूर्व सैनिक और उनके परिवार निराश और मायूस है। मान्यवर जी, हम निम्नलिखित मांगों के शीघ्र समाधान हेतु सादर निवेदन करते हैं। सबसे पहली मांग है समान रैंक समान पेंशन, यानी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों का निवारण करना। सन 1973 तक जैसियों और जवानों को बलपूर्वक कम सेवा अवधि व उम्र में रिटायर करने की बाध्यता के कारण उनकी पेंशन का निर्धारण वेतन का 75% हुआ करता था, जिसे घटाकर 50% कर दिया। यह आश्वासन दिया गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन के माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा कर दी जाएगी। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन जुलाई 2014 से स्वीकृत की, पर इसका सही निर्धारण नहीं होने से जैसियों जवानों को नाम मात्र का लाभ मिला और सरकार द्वारा स्वीकृत बजट का बड़ा हिस्सा सेना के उन 3% रिटायर्ड अधिकारियों की जेब में चला गया जो इसके हकदार थे ही नहीं, क्योंकि आज़ादी के बाद से ही उनको तो वेतन की 50% पेंशन प्राप्त होती आई है और आज भी वे 55-70 वर्ष से अधिक की आयु में उच्च वेतन राशि के 50% की उच्च पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। समान रैंक समान पेंशन का निर्धारण सही नहीं होने के कारण इसके मतलब कि जो 1 रैंक 1 पेंशन का सही निर्धारण नहीं हुआ है उसके कौन कौन से कारण हैं। निर्धारण नोशनल मैक्सिमम ऑफ स्केल ऑफ द रैंक्स एंड ग्रुप के आधार पर नहीं कर वर्ष 2013 में रिटायर हुए जैसियों व जवानों की पेंशन का मैक्सिमम और मिनिमम के औसत के आधार पर किया जाना रहा है, जिससे ये विसंगतियां उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन देखें कि जो अनियमितता व भेदभाव नीचे दी गई तालिका से अधिकारियों और गैर अधिकारियों की 1 रैंक 1 पेंशन 1 में जो % में बढ़ोतरी हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। सिपाही की 22%, नाइक की 9%, हवलदार की 6%
ऑनररी नायब सूबेदार की 11% और नायब सूबेदार की 4%, सूबेदार की 2.5%, सूबेदार मेजर की 6%, ऑनररी लेफ्टिनेंट की 4% और कैप्टन की 6%। दूसरी तरफ अधिकारियों में लेफ्टिनेंट रैंक की 4% और कैप्टन रैंक की 6%। इन दोनों रैंकों में कोई भी अधिकारी रिटायर नहीं होता है। अब मेजर की आप देखेंगे तो 31%, लेफ्टिनेंट कर्नल की 32%, कर्नल की 30% और ब्रिगेडियर की 29%। जहां एक तरफ जेसीओ और जवानों की केवल 7.8% इंक्रीज हुई है एवरेज में, वहीं पे अधिकारियों की 30.5% पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन में इंक्रीज हुई है। यानी ओआरओपी 1 में अधिकारियों को 30.5% पेंशन में जो इंक्रीज का लाभ मिला है। अब दूसरी विसंगति आप देखेंगे मिलिट्री सर्विस पे से उपजा भेदभाव और अन्याय। एमएसपी में आप सभी को पता है कि छठे पे कमीशन में यह अंतर कम था और 7वें पे कमीशन में आते आते जेसीओ और जवानों से अधिकारी 3 गुना ज़्यादा एमएसपी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एमएनएस है वो भी जेसीओ और जवानों से दुगुना एमएसपी ले रही है। हालांकि जो एमएनएस होते हैं उनको कहीं हार्ड फील्ड में या ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना होता है जहां एक्टिव वार लाइक सिचुएशन हो या फिर बॉर्डर की सिक्योरिटी का कोई काम करना हो। मिलिट्री सर्विस पे का मतलब ही यही है कि जितना ज़्यादा जोखिम उतना ज़्यादा भत्ता। लेकिन यहाँ पे उल्टा साबित हो रहा है, जितना ज़्यादा जोखिम उतना ही कम भत्ता। अधिकारियों को बिल्कुल ही जोखिम नहीं होता है जिनको 3 गुना भत्ता दिया जा रहा है, और जेसीओ और जवानों को सबसे ज़्यादा जोखिम होता है जिनको सबसे कम एमएसपी दिया जा रहा है। आगे बात करें डिसेबिलिटी पेंशन में भेदभाव व विसंगति की, तो आप देखेंगे कि शरीर सबका एक है, काटो तो सभी में लाल रंग का खून ही निकलता है। तो जो ओआर और जेसीओ की कैटेगरी है उसमें 2006 में 3510 रुपये मिलते थे और जुलाई 19 से 9000 रुपये। जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो 156%। वहीं पे जो अधिकारी हैं उनको 2006 में 5880 रुपये मिलते थे और जुलाई 2019 में उनकी डिसेबिलिटी पेंशन बढ़कर 75,000 रुपये पर महीना हो गई, जो कि 1175% की वृद्धि है। ये बात देखने से हजम नहीं होती कि ये अधिकारी इतनी अधिक चाहत क्यों रखते हैं कि उनको डिसेबिलिटी पेंशन में 1175% की वृद्धि हो, क्योंकि हर जगह जो भी कमेटी बनती है उसमें यही शामिल होते हैं और जेसीओ और जवानों के अधिकारियों को काट कर अपने पेट को मोटा करते हैं। आगे इसमें और भी कई बातें लिखी हुई है कि 12,000, 17,000 और 27,000 की जो 7वें पे कमीशन में सिफारिश की थी उस सिफारिश को अधिकारियों ने माना नहीं, और इस प्रकार आप देखेंगे कि जवानों को ज़मीन पे लाके बिठा दिया और अपने आप को ये आसमान में उड़ाने लगे। यहाँ पे लगभग 1000% का इंक्रीज, यानी परसेंट इंक्रीज में अंतर है। अगली मांग है रिजर्विस्ट पेंशनर्स को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देना भी एक गंभीर शोषण है। रिजर्विस्ट को भी ओआरओपी में शामिल करना चाहिए, ये भी एक पूर्व सैनिकों की मांग है। अगली मांग है ग्रुप एक्स के सैनिकों की पेंशन में विसंगति। 7वें पे कमीशन में ग्रुप एक्स के लिए 2 अलग अलग पे और पेंशन का प्रावधान कर दिया और वही प्रावधान ओआरओपी 2 में भी शामिल हो गया। अब इसके कारण एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के बीच में ही पेंशन का अंतर शुरू हो गया। एक तरफ जहां कुछ एक पेंशनर्स को 3600 रुपये एक्स ग्रुप के हिसाब से पेंशन मिल रही है, वहीं पे कुछ एक को 6200 के हिसाब से मिल रही है। अब इसमें क्लोज रखा गया एआईसीटी डिप्लोमा होल्डर और अप्रूव्ड। अब इस बात के कारण एक्स ग्रुप के पेंशनर्स, हालांकि सभी को 6200 से हिसाब से मिलनी चाहिए थी, लेकिन कई पेंशनर्स 3600 की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब ये सभी का एक्स ग्रुप पे और पेंशन समान होना चाहिए। अगली मांग है बिना आर्थिक लाभ के मानद पद देने का औचित्य क्या है। गैर अधिकारी वर्ग के कुछ पदों के सैनिकों को रिटायरमेंट के पश्चात मानद पद
दिए जाते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है ऑनररी रैंक्स की। रिटायरमेंट के बाद में ऑनररी रैंक तो दिए जाते हैं, लेकिन उस रैंक का फ़ायदा नहीं मिलता, उस रैंक की पेंशन नहीं मिलती। तो रिटायरमेंट के बाद में भी जो ऑनररी रैंक दी जाती है, तो जेसीओ और जवानों की मांग है कि उसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी मिलना चाहिए। प्री मैच्योर रिटायर वालों सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। मोदी जी ने फरीदाबाद में ये ओपन घोषणा की थी कि एक भी जवान ओआरओपी से बाहर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जुलाई 2019 से रिवीजन का जो नोटिफिकेशन आया ओआरओपी 2 का, उसमें एक ही झटके में पीएमआर वालों को जुलाई 2014 के बाद से बाहर कर दिया। अब इसके बारे में भी मांग है कि सभी सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के दायरे में रखा जाए। अब बात करते हैं 7वें वेतन आयोग द्वारा वेतन का आधार नए पे मैट्रिक्स लेवल करने से नुकसान। जो पे मैट्रिक्स लेवल में कुछ एक रैंक्स का लेवल डाउन किया गया, जिससे सैलरी में तो अंतर आया, उसके बाद जीवन भर के लिए उनकी पेंशन भी कम हो गई। अब इस लेवल को वापस बढ़ाया जाए, सही किया जाए। अगली मांग है फैमिली पेंशन के निर्धारण में वर्दी। पेंशनर की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पर परिवार के पालन पोषण का भार अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि पेंशनर जीवित होता है तो वह पेंशन के अतिरिक्त आय वर्दी के कुछ उपाय करता रहता है, जो कि उसकी मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। अतः पारिवारिक पेंशन 60% की स्थान पर अधिक राशि की सुनिश्चित की जाए। अब बात करते हैं अगली मांग की, जो कि जुड़ी हुई है ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन की पेंशन वर्दी में अनदेखी। इससे पहले ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कैप्टन कमीशन्ड लेफ्टिनेंट और कैप्टन से अधिक पेंशन लिया करता था। ये बात करते हैं 5वें पे कमीशन की। पर अब उन रैंक्स की पेंशन वर्दी नहीं के बराबर की जा रही है। शायद इस मामले में दुर्भावनावश ऐसा किया गया है, क्योंकि अब टाइम स्केल प्रमोशन के कारण कोई भी कमीशन ऑफिसर लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर रैंक से रिटायर होता ही नहीं है। तो इनकी भी पेंशन में वापस वर्दी की मांग यहाँ पे रखी गई है। अगली मांग है जोखिम भरे अभियान और सेवा के लिए सभी के समान भत्ते का भुगतान हो। जहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, नेवी में ड्राइविंग आवर्स, पैरा जंपिंग अलाउंस, इनका निर्धारण अधिकारी और गैर अधिकारी सैनिक के वेतन के आधार पर नहीं होकर सब जगह समान होना चाहिए। सेवादारी प्रथा समाप्त की जाए। सेना में चल रही सेवादारी प्रथा यानी दास प्रथा का पर्याय है, जो सैनिकों के मनोबल के गिराने वाली प्रथा है। इसे शीघ्र ही समाप्त करना देश हित में है। अगली मांग है वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं हेतु दिए जाने वाले पदकों में पारदर्शिता हो। जहां सैनिक असली हकदार होता है वीरता और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो पदक मिलते हैं उसके लिए, लेकिन उसका नाम साइटेशन में नहीं भेजा जाता है, उसकी जगह अधिकारी का नाम भेज दिया जाता है। और जहां अधिकारी को 3% और जेसीओ और जवानों को 97% मेडल मिलने चाहिए, वहां उल्टा हो जाता है। अधिकारियों को 97% मिलते हैं और जेसीओ और जवानों को 3% मेडल मिलते हैं। इस बड़ी विसंगति को भी दूर करना बहुत ही जरूरी है और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना भी जरूरी है। अगली मांग है अधिकारियों की तर्ज पर जेसीओ जवानों को भी टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए। एमएसपी के नाम पर जेसीओ और जवानों को बरगला दिया गया है। एक जवान मिनिमम 15 साल सर्विस करता है और यदि सिपाही कलर सर्विस करना चाहे तो 17 साल। तो 17 साल में तीनों टाइम स्केल प्रमोशन मिल जाना चाहिए, जबकि करंट रेशियो के हिसाब से 24 साल में जाकर तीनों एमएसपी मिल पाती है। तो 24 साल तो एक सिपाही सर्विस कर ही नहीं पाता। तो इस बड़ी विसंगति को भी दूर करना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे जेसीओ व जवानों का पक्ष उनसे ही सुना जाए। यानी अभी तक जो अधिकारी जेसीओ और जवानों के हितैषी बन रहे थे, जेसीओ और जवानों की संख्या बल का उपयोग करके वो लीडर बन रहे थे। हालांकि 20 फरवरी 2023 के बाद में उनकी ये लीडरशिप खत्म तो हो गई, लेकिन आगे जब भी कोई पे कमीशन आए
या पेंशन विसंगतियों को दूर करने का कोई मुद्दा उठाया जाए तो उसमें जेसीओ और जवानों का पक्ष ही सुना जाए और बातचीत के लिए जो भी प्रतिनिधिमंडल बनता हो, कमेटी बनती हो, उसमें जेसीओ और जवानों को भी शामिल करना चाहिए। और अब लास्ट मांग है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन ही हमारा पक्ष रखने को अधिकृत हो। देश में कई पूर्व सैनिकों के संगठन हैं। अब वो एक संगठन के बैनर तले आ चुके हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन। तो ये बनने के बाद में ये एक आधिकारिक रूप ले लेगा। तो आगे जब भी कहीं पे कोई मुद्दा उठाया जाए, कोई मीटिंग हो, तो उसमें फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को ही सुना जाए। दिनांक 1 अप्रैल 2023 को भारत के सैकड़ों वेटरन्स एसोसिएशन ने गैर अधिकारी पूर्व सैनिकों का पक्ष सरकार के सामने रखते हुए संबद्धता प्राप्त कर फेडरेशन को अधिकृत किया है। अतः भविष्य में पूर्व सैनिकों की कुल संख्या के 17% पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के कल्याण व सुविधाओं के मामलों में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन को ही वार्ता हेतु आमंत्रित कर हमारा पक्ष सुना जाए। करीब 70 दिनों से चले आ रहे हमारे धरने के पश्चात आज दिनांक 30 अप्रैल 2023 को सभी सांसदों के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर निवेदन है कि सरकार मांगों का संज्ञान ले, वार्ता कर समाधान करे, अन्यथा संसद के घेराव जैसे कदम उठाने को हमें मजबूर होना पड़ेगा। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि लोक कल्याणकारी सरकार राष्ट्र रक्षा को समर्पित रहे, पूर्व सैनिकों के हितों की अनदेखी नहीं करते हुए शीघ्र ही मांगों का समाधान कर लाखों पूर्व सैनिक परिवारों को अनुग्रहित करेगी। इस प्रकार 16 सूत्रीय मांग पत्र ये फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन द्वारा तैयार किया गया है और देश के सभी पूर्व सैनिक संगठनों के पास में भेज दिया गया है। अब 30 अप्रैल 2023 को जैसे ही वक्त आएगा, सभी को अपने अपने पूर्व सैनिक संगठनों के लेटर हेड पर इस पूरे 16 सूत्रीय मांग पत्र को प्रिंट करना है और साइन करते हुए अपने लोकल एमएलए और एमपी के जरिए देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पहुंचाना है। 3 अप्रैल 2023 को जो मांग पत्र दिए हैं उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई रक्षा मंत्रालय, पीएमओ और राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा नहीं की गई है। ना ही उन मांग पत्रों का कोई जवाब आया है, ना ही सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम पूर्व सैनिकों की मांगों को सुनेंगे या उनसे सहमत है। अब एक बार फिर प्रयास है कि 30 अप्रैल 2023 को ये मांग पत्र फिर से रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास में भिजवाया जाए ताकि उनकी कानों पे जू रहेंगे। तो साथियों, इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में जो 16 सूत्रीय मांगे हैं वो हर एक मांग को यहाँ पे समझाया। वीडियो आपके पास में ही नहीं रखना है, ये वीडियो हर एक पूर्व सैनिक की आवाज़ बनना चाहिए, हर एक पूर्व सैनिकों के संगठन की आवाज़ बनना चाहिए। इस मांग पत्र की पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड करें और 30 अप्रैल 2023 को संबंधित अधिकारी, एमएलए, एमपी के जरिए जरूर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक इस मांग पत्र को पहुंचाएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है ताकि हर एक पूर्व सैनिक को उनकी मांगों के बारे में जानकारी हो सके। बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।